अस्सलाम वालेकुम। ये है रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो रीजनिंग डियर नॉलेज की तरफ से। रीजनिंग को नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है थिंकिंग के चैप्टर में, क्योंकि इसके अंदर हमारी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है। इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, उसको जैसे हम रीड थ्रू करेंगे, फिर लास्ट में हम इसके थोड़ी डिटेल में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वुथवर्ड, इन रीजनिंग एटम्स फर्निश्ड बाय रिकॉल, प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन और बोथ are combined and examined to see what conclusions can be drawn from the combination। हमारे एक एटम्स मतलब कोई फैक्ट्स है या कोई प्रिंसिपल है, हम उसको रिकॉल करते हैं या उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, या हम दोनों काम उसके ऊपर करते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, फिर बाद में हम उसके कंक्लूजन पे जाते हैं। सिंपल बात यही हुई कि वही ऑब्जर्वेशन होती है, वो इसकी कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन तक जाने में हम जो स्टेप्स लेते हैं उन सब को हम रीजनिंग में अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। According to Gates, reasoning is a term applied to highly purposeful, controlled, selective thinking। यानी कि highly purposeful, controlled, selective thinking है। आप जो selective thinking कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा controlled है, आप उसके ऊपर reasoning कर रहे हैं। According to Moon 1967, reasoning is combining past experiences in order to solve a problem which cannot be solved by a mere reproduction of earlier solution। According to Garrett 1968, reasoning is stepwise thinking with a purpose or goal in mind। According to Skinner, reasoning is the word used to describe the mental recognition of cause and effect relationships। It may be the prediction of an event from an observed cause or inference of a cause from an observed event। According to Mengel, reasoning may be termed as highly specialized thinking which help an individual to explore mentally the cause and effect relationship of an event or the solution of a problem by adopting some well organized systematic steps based on previous experiences combined with present observation। अब जितना भी आपने यहाँ पर पढ़ा रीजनिंग के बारे में, आपको एक चीज़ यहाँ पर कॉमन नजर आई कि इसके अंदर हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है। रीजनिंग जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम रीजंस करते हैं, इसके अंदर हम बिलीव्स को देखते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं, हमारे एक्शंस और फीलिंग्स सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं रीजनिंग के अंदर। मुख्तलिफ फील्ड में भी रीजनिंग को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी स्टडी रीजनिंग करते हैं, वो ये इस बात पे फोकस करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो रीजनिंग को एफिशिएंट बनाती है या वो इनएफिशिएंट बनाती है, अप्रोप्रिएट बनाती है या इनअप्रोप्रिएट बनाती है, या सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है, गुड या बैड। तो या तो फिर वो आर्गूमेंट्स में एक आर्गूमेंट के अंदर ही रीजनिंग शुरू कर देते हैं, उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना शुरू कर देंगे, या तो फिर वो बहुत ब्रॉडर मेथड यूज़ करेंगे एक गोल को पहुँचने तक थ्रू रीजनिंग। फ़िलासफ़र्स वैसे ज़्यादा रीजनिंग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव साइंटिस्ट जो हैं वो रीजनिंग करते हैं, या वो ये भी ज़्यादा चेक करते हैं कि लोग रीज़न किस तरह करते हैं, और अगर वो रीजनिंग करते हैं तो वो कौन से कॉग्निटिव और न्यूरल प्रोसेसेस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर इंगेज्ड होते हैं, और इंसान के रीजनिंग को या इंसान के जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो वो कंक्लूजन निकालता है, जो इन्फ्रेंसेस करता है, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, तो वो कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो इंसान की इन्फ्रेंसेस को अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर असर करता है, असरअंदाज होता है। मैथमेटिकल लॉजिक में भी रीजनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं, लॉजिक के प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं स्टडी किया जाता है थ्रू रीज़न, या रीजनिंग होती है मैथमेटिकल लॉजिक में, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ऑटोमेटेड रीजनिंग की फील्ड में भी रीजनिंग होती है, लॉयर्स भी रीजनिंग यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी रीजनिंग करते हैं, ताकि वो किस तरह रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करते हैं। बहरहाल हर एक फील्ड में रीजनिंग होती रहती है। एक्सपेरिमेंटल्स भी रीजनिंग करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, काउंटर फैक्चुअल सिचुएशंस के ऊपर। हर एक फील्ड में रीजनिंग होती है जहाँ पर आप रिसर्च करते हो। रीजनिंग की बेसिकली दो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू बुक। अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर फिर आपको रीजनिंग की दो मेन टाइप्स मिलती हैं, एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन है कि रीजनिंग दैट बिगिंस विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ assumption and attempts to draw conclusion or derive theorems
फ्रॉम देम। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो डिडक्टिव रीजनिंग होती है जनरल टू स्पेसिफिक। आप एक जनरल एक चीज़ लेते हैं, जनरल एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप अपने स्पेसिफिक केस पे आते हैं। तो रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? रीजनिंग स्टार्ट होती है एक जनरल प्रिंसिपल से और फिर उससे आता है स्पेसिफिक केस। इट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर। जिस तरह हमने पढ़ा कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, सिंपल वर्ड ही डिडक्टिव रीजनिंग का यही है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसकी इतनी लंबी चौड़ी कोई दास्तानें नहीं है, इसका सिर्फ यही एक वर्ड है कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल प्रिंसिपल से जाते हैं स्पेसिफिक केस के ऊपर। तो जो ये पॉइंट्स अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर वही एक ही बात रिपीट होगी लेकिन थोड़े अलग अंदाज में कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन विच प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर, फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक केस। डिडक्टिव रीजनिंग इज कंसर्न विद कंक्लूजन विच फॉलो नेसेसरली इफ सर्टन स्टेटमेंट और प्रेमिसेस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू। इसके अंदर जो आप प्रेमिस बनाते हैं, प्रेमिसेस करते हैं या जो आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उस स्टेटमेंट के ज़रिए जो आप कंक्लूजन तक पहुँचते हैं तो वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने चाहिए। ट्रू किस तरह होना चाहिए वो आगे एग्जांपल्स में हम फिर डिस्कस करते रहेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल रूल एंड मूविंग टू स्पेसिफिक। जनरल रूल से हम स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक की तरफ हम पहुंचते हैं। द मेथड इज़ नॉन एम्प्लीएटिव। नॉन एम्प्लीएटिव मेथड है ये। नॉन एम्प्लीएटिव मेथड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपके पास आप जो शख्स डिडक्टिव रीजनिंग करता है तो उसके नॉलेज में इजाफा नहीं होता, उसका नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होता थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। किस तरह इंक्रीज़ नहीं होता? फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल लेते हैं हम कि एग्जांपल ये प्रीमिस 1 प्रीमिस 2 जो हैं ये दो स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। प्रीमिस 1 जो है पहला स्टेटमेंट है, फिर उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस जो है दूसरा स्टेटमेंट, फिर नीचे कंक्लूजन है। फॉर एग्जांपल पहला प्रीमिस 1 है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यानी कि जितने भी इंसान हैं वो सब मॉर्टल है। मॉर्टल वो जो हमेशा ज़िंदा रहने वाले नहीं हो, जो जल्दी मर जाते हैं, जो मर जाते हैं, यानी कि जिसकी हमेशा की ज़िंदगी नहीं होती। प्रीमिस 2 है सुक्रेट इज़ अ ह्यूमन, यानी कि सारे इंसान जो है वो मॉर्टल हैं। तो जो सुक्रेट्स है यानी कि जो शख्स है ये भी इंसान है। जब सारे इंसान मॉर्टल है सुक्रेट्स भी तो इंसान है, तो इसका मतलब ये है कि सुक्रेट्स भी मॉर्टल हैं। तो पहला प्रीमिस जो था वो सच था कि हाँ वाकई ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। दूसरा प्रीमिस जो था वो भी सच है कि सुक्रेट्स ज़ाहिर है वो इंसान ही है, आप उसको देख रहे हैं वो वाकई इंसान है। तो कंक्लूजन आपने निकाला कि सुक्रेट्स जो है वो मॉर्टल है। तो दोनों प्रीमिस सही थे, तो आपका कंक्लूजन जो है वो भी सही निकला। एग्जाम्पल 2 है कि प्रीमिस 1 में कह रहे हैं कि ऑल एनिमल्स हैव 4 लेग्स, जितने भी जानवर हैं उन सब के 4 टांगे। आप कहते हैं कि काउ हैज़ 4 लेग्स, गाय के भी 4 टांगे। कंक्लूजन आपने क्या निकाला कि गाय जो है वो जानवर है, एनिमल है। सारे एनिमल्स की 4 टांगे, गाय की भी 4 टांगे, तो इसका मतलब ये है कि गाय भी एनिमल है। तो इस तरह ऑल ह्यूमंस या ऑल एनिमल्स ये सब एक जनरल आपने बात की, फिर उससे आप आते गए अपने स्पेसिफिक तक, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब आते हैं वैलिडिटी के ऊपर, वैलिडिटी एंड साउंड। डिडक्टिव कंक्लूजन कैन बी वैलिड और इनवैलिड। वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकते हैं। वैलिड आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो इनिशियल रूल को ओबे करते हैं, और वैलिडिटी के लिए एक इनिशियल रूल के सच होना या झूठ होना या मतलब सही या गलत होना जो है वो नहीं कंसिडर करते हैं। वैलिड कंक्लूजन के लिए लाजमी नहीं है कि आप कहें कि ये सही नहीं है, या इनवैलिड के लिए आप कहें कि ये गलत नहीं है। इसमें मेन चीज़ जो हम फोकस करते हैं वो है साउंड और अनसाउंड। साउंड क्या है कि अगर एक कंक्लूजन आपने निकाली वो वैलिड है और वो सच है तो आप कहेंगे कि ये साउंड आर्गूमेंट है, और जो कंक्लूजन आपने निकाली है वो वैलिड है लेकिन वो सच नहीं है तो आप कहेंगे कि अनसाउंड है। वैलिड ये कि आपने जो एग्जाम्पल बनाया उससे रिलेटेड आपने कंक्लूजन बनाया। अब जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट एग्जांपल में है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि वही सुक्रेट्स वाली एग्जांपल है कि आर ह्यूमंस आर मॉर्टल। यहाँ पर ह्यूमन की जगह मैन है। फॉर एग्जांपल वैलिड है और साउंड आर्गूमेंट है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। हाँ, प्रीमिस 1 भी सही है, प्रीमिस 1 बिल्कुल सही है क्योंकि मैन है, मैन इंसान है, इंसान मॉर्टल होते हैं। आर मैन आर मॉर्टल। प्रीमिस 2 है विलियम इज़ अ मैन, विलियम
आदमी हैं, जितने आदमी हैं वो सब मॉर्टल हैं। विलियम आदमी है, इसका मतलब ये है कि विलियम जो है वो मॉर्टल है, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाली, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हमेशा ज़िंदा रहता हो। तो प्रीमिस 1 भी सही था, प्रीमिस 2 भी सच है, तो इसका मतलब जो कंक्लूजन निकला है वो साउंड आर्गूमेंट है, यानी कि कोई सेंस बनती है। तो साउंड आर्गूमेंट वो वाले आर्गूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर प्रीमिसेस जो हैं, या प्रीमिसेस की जगह मैं बहुत इजी वर्ड यूज़ करूँ तो स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट यूज़ हो वो दोनों सही हो, ट्रू स्टेटमेंट हो, और उसका जो कंक्लूजन निकलता है तो उसको हम कहते हैं ये साउंड आर्गूमेंट है। और वो वाला कंक्लूजन जिसके स्टेटमेंट्स में से या दो प्रीमिसेस में से कोई एक अनट्रू हो, ये दोनों अनट्रू हो, तो हम फिर कहते हैं इसका कंक्लूजन जो है ये अनसाउंड आर्गूमेंट, यानी कि कोई साउंड नहीं बना रहा, कोई सेंस नहीं बना रहा। फॉर एग्जांपल रॉन जो है, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल रॉन एक लड़की का नाम है, या रॉन जो है वो एक फीमेल है, ठीक है। ऑल बॉयज़ ईट एप्पल, सारे लड़के एप्पल खाते हैं। रॉन ईट्स एप्पल, रॉन भी एप्पल खाता है, देयरफॉर रॉन इज़ अ बॉय, तो आप कहोगे कि रॉन बॉय है। तो अब ये अनसाउंड इसलिए कि हर आदमी एप्पल नहीं खाता, एक स्टेटमेंट ये गलत होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि नहीं रॉन वाकई लड़का है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आप कहते हैं ऑल बॉय ईट एप्पल, तो हर आदमी जो है वो एप्पल नहीं खाता। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन, अगर रॉन लड़की है और आप कहेंगे रॉन ईट एप्पल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रॉन लड़की है, रॉन ईट्स एप्पल, तो सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड प्रीमिस जो है वो सही नहीं है, वो अनट्रू है। तो इसका जो कंक्लूजन निकला है तो इसको हम कहेंगे ये अनसाउंड आर्गूमेंट है। थोड़ा डिडक्टिव आर्गूमेंट को हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए हम पढ़ लेते हैं। डिडक्टिव आर्गूमेंट वैलिड होती है, इनवैलिड होती है। जो इनवैलिड होती है उसके जो कंक्लूजन निकलते हैं हम कहते हैं ये अनसाउंड आर्गूमेंट है। जो वैलिड होती है उसके अंदर फिर दो टाइप्स होते हैं, एक अगर प्रीमिसेस ट्रू हैं, दोनों प्रीमिसेस सही हैं, तो उसका जो कंक्लूजन निकलता है तो हम कहते हैं ये साउंड आर्गूमेंट है। अगर उन दोनों प्रीमिसेस में से, ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक गलत है, आप जनरल से स्पेसिफिक तक जा रहे हैं और जनरल में आप कुछ बातें जो इंक्लूड करें उनमें से एक गलत हैं, तो आपकी जो कंक्लूजन है उसको हम कहेंगे अनसाउंड आर्गूमेंट। नेक्स्ट 7 वाली पिक्चर में अगर आप देखें तो इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी दिए हैं और साउंड और अनसाउंड की डेफिनेशन भी दी है। साउंड जिस तरह एन आर्गूमेंट इज़ साउंड इफ़ ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड, सारे प्रीमिस जो हैं वो सही हों और जो आपका आर्गूमेंट है वो वैलिड हो। अनसाउंड आर्गूमेंट कौन से, वो वाले आर्गूमेंट्स होते हैं कि जिसके अंदर कुछ प्रीमिसेस या इनमें से कोई एक स्टेटमेंट या एक प्रीमिस जो है वो फॉल्स हो, गलत हो, सच नहीं हो, ट्रू ना हो, तो फिर वो आर्गूमेंट जो होती है वो इनवैलिड होती है। अब आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग विच बिगिंस विद स्पेसिफिक आर्गूमेंट्स एंड अराइव एट अ जनरल लॉजिकल कंक्लूजन। ये अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको डिफ़ाइन करके बताऊँ तो इंडक्टिव रीजनिंग है स्पेसिफिक से जनरल तक जाना। डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक तक जाते थे ना, इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक केस से जनरल प्रिंसिपल तक जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल तक जाते हैं। और दूसरा, जिस तरह हमने डिडक्टिव रीजनिंग में वैलिड और इनवैलिड का पढ़ा था, इंडक्टिव रीजनिंग में वैलिड इनवैलिड नहीं होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है या वीक इंडक्शन है। इंडक्टिव रीजनिंग को जनरलाइज्ड या जनरलाइज्ड भी कहा जाता है, जनरलाइज्ड मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ लेते हैं, एक चीज़ लेते हैं और उससे फिर हम जनरल पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि पौधे जो हैं वो, ये पौधा, आपने घास उठाया, आपने कहा घास जो है वो ग्रीन कलर का है, घास एक पौधा है। सारे पौधे ग्रीन कलर के होते हैं। आपने एक स्पेसिफिक एक घास उठाया था और आपने कहा था ये ग्रीन कलर का है, फिर आपने कहा सारे घास जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो आप स्पेसिफिक से जनरल तक गए थे। इस तरह इंडक्टिव रीजनिंग में इसको जनरलाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। एंड इसके अंदर बस वही एक ही बात को रिपीट की है, इट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू जनरल एंड इट ड्रॉज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन ऑर्डर टू मेक जनरलाइजेशन। इसके अंदर आप
ऑब्जर्वेशन फॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। एंड मच ऑफ द रिसर्च ऑन इंडक्टिव रीजनिंग हैज़ बीन कंसर्न विद लर्निंग, इसके अंदर आपकी लर्निंग इन्वॉल्व होती है। इस मेथड को आप इम्पीलिएटिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव मेथड को नॉन इम्पीलिएटिव मेथड कहते हैं और इसको इम्पीलिएटिव मेथड कहते हैं, क्योंकि थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग आप जो हैं आप नॉलेज हासिल करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग अगर आप करेंगे तो आपके नॉलेज इंक्रीज़ होगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। और अगर आप डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होता, आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और इंडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक से जब जनरल की तरफ जा रहे हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफा आ रहा है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसको इम्पीलिएटिव मेथड कहते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल एक क्लासिक एग्जांपल है जो एम्पिरिसिस्ट डेविड ह्यूम ने यूज़ की थी कि प्रेमिस है, या शॉर्ट वर्ड में मैं कह रही थी स्टेटमेंट ताकि कंफ्यूज ना हो, कि द सन हैज़ राइजन इन द ईस्ट मॉर्निंग अप टिल नाउ, एवरी मॉर्निंग अप टिल नाउ, कि मतलब हर सुबह मैं जब देखता हूँ कि ईस्ट के साइड से सूरज जो है वो राइज़ करता है, वो निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो कल भी ईस्ट की तरफ से ही तलू होगा, राइज होगा। तो सन विल ऑल्सो राइज इन द ईस्ट टुमारो। यानी कि आप पहले बड़े सेंस पे गए, एक जनरल सेंस पे साइड पे गए, आपने कहा कि सन हैज़ राइज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग अप टिल नाउ। कंक्लूजन में आप आए तो आपने कहा कि सन विल ऑल्सो राइज इन द ईस्ट टुमारो। तो इसमें आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा इसलिए हुआ कि आपने पहले बड़े सतह पे ऑब्जर्वेशन की तो आपको मिला कि हाँ सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, और फिर आपने कंक्लूजन बनाया कि सन विल आल्सो राइज इन द ईस्ट टुमारो। तो हमने एक स्पेसिफिक सन को लिया और आपने इसको डिस्कस किया और फिर आपने आगे की प्रेडिक्शन कर ली इसके अंदर। तो इसके अंदर आप जो इन्फरेंसेस करते हैं, आप जो कंक्लूजन निकालते हैं, तो आप वो 4 स्टेजेस में करते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप उसके अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं, आप उसके अंदर बायसनेस नहीं करते, बग़ैर बायसनेस, बग़ैर पर्सनल जजमेंट के आप डेटा कलेक्ट करते हैं। अपनी सारी वीडियोस में मैं नॉर्मली बायसेस को बहुत ज़्यादा डिस्कस करती रही हूँ। बायसेस का मतलब है, बायस का मतलब है पर्सनल जजमेंट, तो आप बग़ैर पर्सनल जजमेंट के आप डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन में। सेकेंड स्टेज है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो एनालाइज करते हो, ठीक है, कि किस तरह है। थर्ड स्टेप है इन्फरेंसेस। इन्फरेंस में आप क्या करते हो कि आप इसके अंदर आप जनरलाइजेशन की तरफ आप थोड़े थोड़े आप जा रहे हो, उन फैक्ट्स के बीच में रिलेशन आप ढूंढ रहे हो, जो फैक्ट्स आपने इकट्ठे किए हैं, जो फैक्ट्स आपके पास आए हैं, अब आप उसके अंदर रिलेशंस ढूंढ रहे हो। फिर आप आते हो कन्फर्मेशन के ऊपर। कन्फर्मेशन में आप क्या करते हो, कन्फर्मेशन में आप टेस्ट करते हो जो आपने इन्फरेंसेस किए उसको मज़ीद आके ऑब्जर्वेशन के लिए आप टेस्ट करते हो। तो स्टेज 1 होती है ऑब्जर्वेशन, स्टेज 2 होती है एनालिसिस, स्टेज 3 होती है इन्फरेंस और स्टेज 4 होती है कन्फर्मेशन। शॉर्ट में कह दो कि आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फैक्ट्स कलेक्ट करते हो, फिर आप उसको एनालाइज करते हो, आप उसके ऊपर मज़ीद काम करते हो, थोड़ा उसके बीच में इन्फरेंस में आप उस फैक्ट्स के बीच में रिलेशंस ढूंढते हो कि ये फैक्ट इसके साथ किस तरह रिलेटेड है, इसका इस फैक्ट के साथ बीच में क्या रिलेशन है। फिर आप उसके ऊपर कन्फर्मेशन की तरफ जाते हो, आप उस इन्फ्रेंस को मज़ीद ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप उसको टेस्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज की एग्ज़ाम्पल ही ले लो। सूरज में मैंने क्या किया कि सुबह मैंने फैक्ट्स अपने साथ इकट्ठे किए कि सन राइज़ हुआ, मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने उसको एनालाइज़ किया कि हाँ सन जो है हर सुबह जो है वो राइज़ करता है ईस्ट की तरफ से। तो ये मेरे पास एक फ़ैक्ट इकट्ठा हो गया। अब मैं इसके ऊपर इन्फरेंसेस कर रही हूँ, मैं जनरलाइज़ कर रही हूँ कि हाँ वाकई ये हर सुबह राइज़ करता है या नहीं। और फिर आगे कन्फर्मेशन की तरफ जाती हूँ कि हाँ कल भी जो है सुबह ईस्ट की तरफ से ही सन राइज़ करेगा। तो मज़ीद ऑब्जर्वेशन में फिर अगर मैं टेस्ट करूँ तो मैं कल दोबारा देखूँगी कि वाकई सूरज राइज़ हुआ है या नहीं ईस्ट की तरफ से। बहरहाल ये तो एक जनरल सी एग्जांपल थी। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक की तरफ। इंडक्टिव को स्ट्रॉन्ग और वीक भी कहा गया है इसके क्रेडिबिलिटी के मुताबिक। स्ट्रॉन्ग अगर एग्जांपल इंडक्टिव रीजनिंग की स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दी जाए तो इस तरह होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर रीजन में आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने कहा जो टाइगर्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं,
येलो और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, मतलब येलो और ब्लैक कलर की उसके ऊपर पट्टियाँ होती हैं। आपने उस एरिया की पूरी जांच पड़ताल की, पूरा रिसर्च किया, फिर आपने इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आपने कहा कि इसके साथ जो बाकी रीजन्स हैं उस वहाँ के जो रहने वाले टाइगर्स हैं उनकी बॉडी पे भी येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। आपने ये इंडक्टिव रीजनिंग करी। जाहिर है कि आप एक एक टाइगर को उठा के तो नहीं देखेंगे, तो आप इंडक्टिव रीजनिंग करते कि आपने एक जगह में रिसर्च कर ली, आपके पास कंक्लूजन आ गया, आपने कहा कि अच्छा ये इस तरह है, तो आप फिर जाते हैं जनरल की तरफ कि अगर टाइगर्स के ऊपर आपने एक एरिया में टाइगर के ऊपर आपने रिसर्च की कि हाँ इनके ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पर जो टाइगर्स रहते हैं उनके ऊपर भी येलो और वाइट स्ट्रिप्स होते हैं, मतलब इसके बाकी एरियाज जो हैं। जिस तरह मैंने घास की एग्जांपल दी थी, तो जाहिर है आप दुनिया में हर एक एक घास तो नहीं चेक करेंगे। आपने घास उठाई, आपने कहा ये ग्रीन कलर का, तो दुनिया में जितने भी घास होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो इस तरह आपकी नॉलेज में इजाफा कर लेता है कि आप एक जगह रिसर्च करते हो, आपको बाकी जगह पे फिर आप इस तरह अपनी रीजनिंग कर लेते हो। वीक इंडक्टिव रीजनिंग इस तरह है, वो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव रीजनिंग थी, वो सॉलिड आपके पास एक आंसर आ गया, वो मानने वाली बात थी, आपने कहा वाकई इस तरह होता है। वीक इंडक्टिव रीजनिंग होती है कि आपके पास आपने जो रीजनिंग की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो थोड़ी वीक है, यानी कि वो इतना सॉलिड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि जब रेड लाइट आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट है, आपने वो नहीं माना और आपने फिर भी गाड़ी चला ली, तो आप कहते हो कि मैं रेड लाइट पे नहीं रुकता। तो आप कहते हो जब मैं नहीं रुकती तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी नहीं रुकते होंगे। तो पहले आपने अपने आप को लिया स्पेसिफिक, आपने कहा कि मैं रेड लाइट पे नहीं रुकता, फिर आप जनरल की तरफ गए कि बाकी लोग भी रेड लाइट पे नहीं रुकते होंगे। तो ये लाजमी नहीं है कि बाकी लोग रेड लाइट पे रुकते हैं या नहीं, लेकिन ये वाली रीजनिंग जो हुई है ये बहुत वीक है, इतना सॉलिड रीज़न नहीं आ रहा आपके पास, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये वीक इंडक्टिव रीजनिंग है। तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव रीजनिंग वो वाली रीजनिंग होती है जिसके ऊपर आप, अगर मैं कहूँ तो उसके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं और आप एक सॉलिड प्रूफ के साथ, एक एविडेंस के साथ एक बात कर लेते हैं, इस तरह की बात आप कर लेते हैं कि वो वाकई मानने वाली होती है। और वीक इंडक्टिव रीजनिंग इस तरह होती है कि वो आप कर तो लेते हैं लेकिन वो इतनी सॉलिड बात नहीं होती कि वो बंदा मान ले कि हाँ वाकई इस तरह होता होगा। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव आर्गूमेंट्स अगर आप करें तो इसके अंदर 3 टाइप्स की आर्गूमेंट्स होती है। एक होती है पार्ट टू होल, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, वेयर द होल इज एज्यूम टू बी लाइक इंडिविजुअल पार्ट, यानी कि आप एक इंडिविजुअल को लेते हैं और आप कहते हैं कि सब इस तरह हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने घास की एग्जांपल दी थी, आपने घास उठाई और आपने कहा ये घास ग्रीन कलर की है, तो दुनिया में तमाम जितने भी ग्रासेस हैं, जितने भी पौधे हैं वो ग्रीन कलर, क्योंकि ये घास है, घास पौधा है, पौधा ग्रीन कलर का होता है, तो बाकी जितने भी प्लांट्स होंगे वो ग्रीन कलर की होगी। तो आप यहाँ पर जो होल है उसको इंडिविजुअल की तरह आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं पार्ट टू होल। आप एक पार्ट को लेते हैं और उसको एज अ होल के साथ कंसिडर करते हैं। सेकेंड आर्गूमेंट टाइप है एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशंस में क्या होते हैं, आप एक एरिया को लेते हैं, एक एरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको आप बाकी एरियाज़ के साथ भी कंपेयर करते हैं। फिर एरियाज़ बियॉन्ड द एरिया ऑफ द स्टडी आर अज्यूम टू बी लाइक स्टडीड एरिया, यानी कि जो एरिया आपने स्टडी किए आप बाकी एरिया को भी आप उसी तरह स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिस तरह मैंने टाइगर की एग्जांपल आपको दी थी कि एक एरिया पे उसने सर्च की, उसने कहा कि यहाँ के जो टाइगर्स उसके ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो इस तरह टाइप के एरियाज़ होंगे तो वहाँ के जो टाइगर्स होंगे उनका भी ब्लैक और येलो स्ट्रिप होगा। मतलब एक एरिया पे स्टडी कर ली है, वहाँ पर रिसर्च कर ली है, ऑब्जर्व कर लिया, तो अब उसको ज़रूरत नहीं कि हर जगह जा के एक एक टाइगर को चेक करती रहे। मतलब जो स्टडीड एरिया है उसको बाकी अनस्टडीड एरिया के साथ आप कर लेते हैं, रीज़न कर लेते हैं। सो दैट इज़ एक्सट्रापोलेशन, टाइगर वाली एग्जांपल। प्रिडिक्शन, वेयर द फ्यूचर इज अज्यूम टू बी लाइक पास्ट। जिस प्रिडिक्शन टाइप की इंडक्टिव आर्गुमेंट्स वो होती है जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि फ्यूचर आपके पास्ट की तरह है। जिस तरह सन वाली एग्जांपल थी, सन वाली एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था कि सन जो है हर सुबह ईस्ट की तरफ से निकलता है। ये मैंने पास्ट की बात कर ली। अब मैं फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन किस तरह कर रही हूँ कि कल भी सुबह सूरज ईस्ट की तरफ से राइज करेगा।
तो ये मैंने प्रिडिक्शन कर ली, पास्ट के बेस पर मैंने प्रिडिक्शन की। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है टाइगर्स की, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्लोरेशन, कि मतलब एक एरिया में मैंने रिसर्च की और जो बाकी एक एरिया को मैंने स्टडी किया तो बाकी जो एरियाज है उसको भी मैं कहती हूँ कि हाँ वो भी इसी एरिया की तरह है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। और जो ये वाली एग्जांपल है, तो आया ये वीक इंडक्टिव रीजनिंग है, लेकिन इसके अंदर आप अपने आप को ऐसे स्पेसिफिक लेते हो, फिर आप बाकियों के साथ खुद को कंपेयर करते हो, बाकी को ऐसे जनरल लेते हो, मतलब आप अपने आप को स्पेसिफिक लेके कि मैं रेड लाइट पे नहीं रुकता तो मतलब बाकी लोग भी रेड लाइट पे नहीं रुकते होंगे। तो ये है पार्ट टू होल टाइप ऑफ आर्गूमेंट। तो दिस वॉज द एंड ऑफ अ वीडियो। अगर आपको समझ आई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, कहीं पर कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, तो आप वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमने काफ़ी कोशिश की कि ईज़ी से ईज़ी रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर मज़ीद कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस बनवानी हो, यू आर फ्री टू टाइप इन द कमेंट, आप हमसे कह सकते हैं। एंड वी विल ट्राई टू बेस्ट कि ईज़ी से ईज़ी और सिंपल से सिंपल मटेरियल आपके लिए इकट्ठा किया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा मज़ीद नॉलेज बेस्ड वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।